नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 के लिए रसायन विज्ञान। 3 चैप्टर अच्छे तरीके से हम कंप्लीट कर चुके हैं। 4th चैप्टर जो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं उसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही ईजी है, कुछ भी इसमें रटना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भर भर के आपके सामने क्या आ रही है, मैथ्स आ रही है। ठीक है, एंड डेरिवेशंस रहेंगे, उनको याद करना है। छोटी छोटी चीज़ें रहेगी, उनका रट्टा लगाना है बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सर, केमिकल काइनेटिक्स में किन चीज़ों का हम अध्ययन करने वाले हैं? सबसे पहले तो ये बता दो भाई, केमिकल काइनेटिक्स की यदि हम बात करते हैं तो आपने अभिक्रिया के बारे में तो सुना ही होगा कि अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया। तो आप बोलेंगे सर, जो क्रिया कारक जो होते हैं वो किस में परिवर्तित होते हैं? उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। यानी कि हम बात करें तो जो क्रिया कारक रहेगा वो क्या होगा? उत्पाद में परिवर्तित होगा। ठीक है, अच्छा सर, क्रिया कारक उत्पाद में परिवर्तित तो हो रहा है, लेकिन क्या पता कितनी देर बाद हो रहा है। ठीक है, हो सकता है फटाफट हो जाए, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, हो सकता है कि अनंत समय पर जाकर ये यहाँ पे अभिक्रिया संपूर्ण हो। तो सर, ये जो चीज़ें रहेगी ना, यानी कि वेग की यहाँ पे हम बात करेंगे। किसके वेग की? अभिक्रिया के वेग की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स उसी से तो रिलेट हुआ, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी में हम अभिक्रिया के वेग की बात करते हैं, क्रियाफल के परिणामों की वहां पे बात करते हैं। अब यहां पे एक आपने नाम सुना होगा कि उत्प्रेरक। क्या बोला मैंने? उत्प्रेरक। गुरुजी, ये क्या होता है उत्प्रेरक? आप कभी विदेश घूमने गए होंगे और नहीं भी गए होंगे तब भी आपको पता होगा कि जो ठंडे इलाके होते हैं, कोल्ड कंट्रीज जो होती है, वहां पे रोड पे आपको बहुत बार दृश्य देखने को मिल जाएंगे। टीवी में भी देख लिया करो, बर्फ जम जाती है। क्या होता है भाई? बर्फ जम जाती है। अब ये बर्फ जमाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि हम फावड़े से उसको हटाते रहेंगे हटाते रहेंगे हटाते रहेंगे, नहीं ना। क्यों? क्योंकि सर वहां पे टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा। लेकिन वहां पे विदेशी लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रसायन विज्ञान को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। कैसे? वो क्या करेंगे भाई, इसमें वो क्या करेंगे, नमक को डाल देंगे। नमक बोले तो जोर से बोलेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, नमक को डालेंगे। अब क्या करेगा, नमक उसके साथ रिएक्ट करेगा, पानी को पिघलाएगा और इजीली यहाँ से क्या हो जाएगा, बर्फ हट जाएगा। तो जो पहले बर्फ था वो किस अवस्था में था? तो आप बोलेंगे गुरुजी ये तो ठोस अवस्था में था, उसको द्रव में बदल दिया। लेकिन पहले तो वह आसानी से बदल नहीं रहा था, और हम बोल सकते हैं बदल ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही हमने वहां पे उत्प्रेरक क्या डाला, NaCl, तो फटाक से क्या हो गया वहां पे भाई, बदल गया। यानी कि बात ये हो गई कि सर वो फटाफट से वहां पे क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, तो NaCl उस जगह पे क्या हो गया था, उत्प्रेरक हो गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो NaCl ने यहां पे क्या किया है, NaCl ने यहां पे क्या किया है कि ठोस को द्रव में बदलने के लिए यहां पे थोड़ा सा अभिक्रिया को तेज कर दिया। अब अभिक्रिया तेज हो गई तो उत्प्रेरक का क्या काम हो गया कि अभिक्रिया को तेज करेगा। गुरुजी तेज ही करेगा क्या? कम भी कर सकता है। तो तेज या कम आप ऐसे बोल दो कि सर जो अभिक्रिया रहती है, ठीक है, उसकी जो स्पीड होती है उसको यहां पे परिवर्तित करता है। ठीक है, अभिक्रिया की जो स्पीड होती है, वेग जो होती है, उसको परिवर्तित में अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो यहां पे अब चैप्टर पे वापस आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के वेग, क्या बोला मैंने, रासायनिक अभिक्रिया के वेग और अभिक्रिया की क्रियाविधियों का, क्रियाविधि बोले तो मैकेनिज्म का अध्ययन किया जाता है। दो चीजें, दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। अभिक्रिया का वेग, फिर से देख लेना भाई, अभिक्रिया का वेग, इसको नीचे लेके आ जाते हैं। अभिक्रिया का वेग पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी हम बात करेंगे अभिक्रिया की क्रियाविधि, मैकेनिज्म की हम बात करेंगे। ठीक है, एक दो मैकेनिज्म आपके बुक में है, वो भी मैं आपको यहां पे बताऊंगा। ठीक है, उनका हम अध्ययन करने वाले हैं और उसे ही क्या बोला गया है, रासायनिक बलगतिकी एक अलग से शाखा बना दी गई है।
अब सर यहाँ पे वेग जो रहेगा, आपने अभी बताया कि अभी तो थोड़ा NaCl डाल रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ी देर बाद में वो चेंज हो रहा था। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई दो हम यहाँ पे क्या करें, अभिकारक लें और फटाफट से रिएक्ट कर जाएं और यहाँ पे उत्पाद बना दें। हो सकता है 2 दिन लग जाएं, हो सकता है भाई 3 दिन लग जाएं, हो सकता है यहाँ पे जीवन काल तक वह अभिक्रिया चलती रहे। तो उसके लिए यहाँ पे अभिक्रिया के आधार पे इनको क्या किया गया, रासायनिक अभिक्रिया को वेगों के आधार पे क्या किया गया है, बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में इसे बांटा गया है। अब पहले भाग की यदि हम बात करें तो पहला जो है, जो बहुत ही ज्यादा जल्दी से हो जाती है, ठीक है, यानी कि अत्यधिक तीव्र गति से संपन्न होने वाली अभिक्रिया। क्या बोला मैंने, अत्यधिक तीव्र गति से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं तात्क्षणिक अभिक्रियाएं। तात्क्षणिक अभिक्रियाएं, तात्क्षणिक में आपको हिंदी का ज्ञान होगा तो आपको यहां पे क्या नजर आ रहा है, क्षण, यानी कि जो क्षण भर में हो जाए। क्या बोला मैंने, क्षण भर में हो जाए, यानी कि पलक आप झपको और आप जैसे ही पलक को खोलो तो वह रिएक्शन वहां पे हो जाएगी, यानी कि क्षण मात्र का वहां पे समय लगेगा। और जो इस तरह की अभिक्रियाएं होती है वह सामान्यतः आयनिक अभिक्रियाएं होती है। क्या बोला मैंने, इस तरह की अभिक्रियाएं कौन सी होती है, आयनिक अभिक्रियाएं होती है। गुरुजी आयनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, आयनिक हमने पढ़ा तो था, आयन आपने पढ़ा तो था, क्या क्या, धनायन और ऋणायन, ठीक है जी। अच्छा, यानी कि जो इस अभिक्रिया, जो इस तरह की अभिक्रियाएं रहेगी उनमें जो यहाँ पे आप कंपाउंड लेंगे ना वो क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड होंगे। अब आयनिक कंपाउंड कैसे गुरुदेव, चलो जी एक चीज बताता हूं आपको, ध्यान से देखना। यदि मैं बात करता हूं NaCl की, पहला एग्जांपल देखिएगा, मैंने बात की NaCl की और मैं यहां पे बात करूंगा AgNO3 की, AgNO3 की, कलर चेंज कर ले भाई, ये लो, NaCl की बात कर रहे हैं और AgNO3 की हम यहां पे बात कर रहे हैं। अच्छा, NaCl आपने बचपन से सबसे पहला यही पढ़ा था, है ना, सबसे ज्यादा इजी है। तो NaCl में आपको पता है कि सर जो Na रहता है वो तो प्लस वाला होता है और जो Cl होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ऋणायन बनाता है, ठीक है, माइनस है। क्यों, क्योंकि भाई 1 इलेक्ट्रॉन उधार लेता है, क्यों, क्योंकि बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की उधारी है और इसके पास 1 ज्यादा है, दान कर देगा, यानी कि पैसों वाला है तो धनायन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा ही इसके साथ में भी है। अब यहाँ पे मत देखना कि सर +2 प्लस माइनस ऐसे नहीं बता रहा, ठीक है, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, ये प्लस है, माइनस है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, वो बाद में देखेंगे अपन, ठीक है। तो आपको यहाँ भी पता है कि सर गुरुदेव ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और इधर वाला क्या है, माइनस है। अब जो ये अभिक्रिया यहाँ पे होगी उसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या होगा, जो इसका प्लस वाला है, जो NaCl का प्लस वाला है वो इसके माइनस वाले से यहां पे क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और जो इसका प्लस वाला है वो क्या करेगा, वो इससे जाकर के बॉन्ड बनाएगा। और यदि इस रिएक्शन को देखे जाएं तो यहां पे उत्पाद क्या मिल जाएंगे, NaNO3। तो लिख दीजिएगा NaNO3, ठीक है, देख लेना NO3 लिखा हुआ है यहाँ पे ये। और साथ में आपको क्या मिल रहा है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे Ag था, यहाँ पे Cl था, तो इसको लिख देंगे AgCl। क्या बोला मैंने, AgCl। अब एक चीज ध्यान देना, मान लो ये कोई पात्र है, इसमें मैंने क्या डाला है, यहाँ पे NaCl डाला है और इसी में मैंने AgNO3 डाला है। अब जैसे ही ये रिएक्ट किया तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये पेंदा है ना यार, ये वाला, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे श्वेत अवक्षेप जम गया। श्वेत अवक्षेप से मतलब क्या है, वो ठोस भी नहीं है, वो नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है ना चूने जैसा, बिल्कुल उसको थोड़ा सा गीला गीला कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जमा रहता है, पेंदे में देख लेना, कोई भी रिएक्शन जो होती है उसके पेंदे में क्या होगा, यदि आयनिक रिएक्शन है तो उसके जो पेंदा जो रहेगा ना वहाँ पे क्या होगा, कुछ अवक्षेप जमा हो जाएगा। और जो यहाँ पे जमा हुआ है ना, ये क्या है, श्वेत अवक्षेप है। क्या बोला मैंने, श्वेत अवक्षेप है, श्वेत अवक्षेप है। और जो बाकी का बचा हुआ है ना वो क्या है, NaNO3, ठीक है, रिएक्ट कर गया। अब मत सोचना सर ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, रिएक्ट कर गया। तो आप बोलेंगे सर AgCl कहाँ है, अरे भाई जो श्वेत अवक्षेप है ना
वही तो क्या है, AgCl। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि सर जब NaCl AgNO3 के साथ में रिएक्ट करेगा तो NaNO3 बनाएगा और पेंदे में हमें क्या प्राप्त होगा, AgCl श्वेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। AgCl श्वेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, बढ़ जाएं आगे टाबर। चलो जी, अब देखो मुन्ना, यहां पे आपको नजर आ रहा है NaCl AgNO3 क्या बनाया भाई, श्वेत अवक्षेप बना दिया। ये यदि समझ में नहीं आ रहा है इसको ढंग से लिख लो, श्वेत लिख लो, ऐसा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, श्वेत अवक्षेप NaNO3 इसने यहां पे बना दिया। यानी कि सर पहली रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अगली के बारे में चलते हैं। क्या बोला गया है कि सर HCl और NaOH। चलो भाई, HCl और क्या बोल रहा है, NaOH। पहले ही बता दूं, +1 है, +2 है, -1 है, -2 है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अभी मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि ये धनायन है या फिर ऋणायन है। तो आपको यहां पे नजर आ रहा होगा कि सर यहां पे यदि बात की जाए तो जो H है हाइड्रोजन है प्लस, अच्छा ये क्या है भाई, माइनस है, ये क्या है, प्लस है सोडियम, और OH की बात करें तो माइनस है। तो सर यहां पे भी वही काम होगा, इसका जो प्लस होगा इसके माइनस के साथ में जाएगा, भेज दो। अच्छा ये वाला इसको बुलाएगा, ये लो। अब जैसे ही यहाँ पे हम देखते हैं तो आपको पता चलता है हाइड्रोजन कितनी है, 1, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। आपके बगल में रखा हुआ है क्या, पानी, H2O। तो ये क्या हो जाएगा, H2O देगा, और साथ में हमें क्या मिलने वाला है, ये वाला NaCl जो आपकी दूसरी साइड में रखा हुआ है। नमक खाना खा रहे होंगे, ठीक है। चलो जी, NaCl। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, यदि हमने HCl की रिएक्शन किससे कराई है, NaOH के साथ में किया है, तो यहाँ पे जो HCl का जो हाइड्रोजन है वो NaOH के OH ग्रुप के साथ में जाकर के पानी बनाएगा, और जो बाकी के दोनों बचे हुए हैं वो यहाँ पे नमक बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो ये वाली अभिक्रिया भी क्या हुई, आयनिक हुई। अब अगली अभिक्रिया की तरफ हम जाते हैं, BaCl2। BaCl2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है भाई। अच्छा जी, यहां पे बताइएगा सभी, ये क्या है, प्लस है गुरुदेव, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये लो भाई, काम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करोगे, यहाँ पे इस वाले प्लस को इसके साथ भिड़ा दो, ठीक है, इस प्लस को इसके साथ भिड़ा दो। अच्छा यहाँ पे एक बात नजर आ रही है आपको क्या, कि सर यदि मैं यहाँ पे देखता हूं तो ये क्या बनेगा, BaSO4, BaSO4। अच्छा यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, क्लोरीन कितनी है, 2 है, तो इसको एक एक करके लिख लो और आगे यहाँ पे 2 मोल लगा दो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलो जी, तो यही आपको मिला है BaSO4 और ट्वाइस ऑफ HCl। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं ये तात्क्षणिक अभिक्रियाएं हैं, अत्यधिक तीव्र गति के साथ संपन्न होती है। तो फटाफट से रट्टा लगा लो, कैसे है कि सर तात्क्षणिक अभिक्रियाएं क्षण भर में हो जाती है, मोस्टली ये आयनिक होती है, और इन अभिक्रियाओं का वेग इतना अधिक होता है कि इन्हें सामान्य विधि द्वारा मापा नहीं जा सकता। यानी कि इनके वेग की आप कल्पना तक नहीं कर सकते, इतना कम वेग इनका होता है। क्लियर है इतनी बात? बढ़ते हैं आगे, दूसरी अभिक्रिया। अब दूसरी अभिक्रिया जो रहेगी वो क्या होगी, यहां पे मध्यम गति से संपन्न होगी। मध्यम गति से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं जो सामान्यता होती है वो क्या होती है, आणविक होती है। क्या बोला मैंने, आणविक अभिक्रियाएं ये होती है। यदि मैं बात करता हूं यहां पे ट्वाइस H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की, तो वो वहां पे क्या करेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड पानी और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे ट्वाइस H2O2 गिव्स यू, आपको क्या देता है यहां पे, H2O के 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल, O2 का 1 मोल गैस का। ठीक है, अच्छा जी, आप देखो सर ये बैलेंस है क्या, देख लो यार क्या है, हाइड्रोजन कितनी है, 4 है, यहां पे कितनी है, 4 है। अच्छा ऑक्सीजन देखो भाई, यहां पे कितना है, 4 है, 2 और 2, यहां पे भी 4 है, बैलेंस है। ठीक है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अब अगली रिएक्शन देखो, यहां पे अगली रिएक्शन देखने को मिल रही होगी CH3COO2H5। ठीक है, CH3COO2H5, और यहां पे क्या है, जल है।
अब इसमें एक बात ध्यान से देखना, ठीक है, ये थोड़ी ध्यान से देखने लायक बात है, इसको प्यार से देख लो, ठीक है। वैसे तो ये कार्बनिक अभिक्रिया है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हर चैप्टर में आने वाली है, हर चैप्टर में, ठीक है, और यही चीजें बनने वाली है, तो इसको वैसे भी ध्यान रखना है, उस तरीके से भी। आप यहां पे देखेंगे, क्या देखना है भाई आपको, देखो भाई, यदि मैं बात करता हूं यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, ये देखो, ठीक है, और यहां पे इसको अलग कर लो, यहां पे ये अलग है और यहां पे ये अलग है, ठीक है। अब आप यहां पे देखेंगे क्या कि सर CH3COO, CH3COO, यानी कि ये वाला ऑक्सीजन किसके साथ में, यहां पे ये वाला जो हाइड्रोजन है उसको बुला लेगा, ठीक है। तो यहां पे ये क्या बन जाएगा, CH3COOH, ठीक है। अच्छा जी, ये देखेंगे यहाँ पे क्या बचा हुआ है, C2H5, और इधर क्या बचा हुआ है, OH, तो यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेंगे। अब यहाँ पे दो बहुत ही भयंकर चीजें बन चुकी है। पहली का नाम तो है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, लिखेंगे फटाफट से, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये तो भाई सबको पता है, ठीक है, इसे बोला जाता है एल्कोहल, मदिरा, ठीक है, ये क्या है, एल्कोहल, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको यहां पे प्राप्त होता है, CH3COOH। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चलो जी, तो सर मध्यम गति से संपन्न होने वाली, यानी कि इनकी गति क्या रहेगी, मध्यम रहेगी, यानी कि आराम से हो सकती है, 1 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, 3 दिन में, अरे 4 दिन में भी होती है, तब भी ये मध्यम गति की कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि क्षण भर में ये होगी नहीं, 4 दिन में होगी, और इसको हम अनंत समय भी नहीं बोल सकते, ठीक है, लंबा समय भी नहीं है, 4 दिन ही तो है, 4 बरस थोड़ी है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, मध्यम गति से इतनी बात ध्यान रखनी है कि मध्यम गति से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं आणविक होती है, इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वही चीजें पढ़ें, और इस जगह से प्रश्न आता है CONFIRM, कन्फर्म आता है, ठीक है। चलो जी, अब बढ़ते हैं, कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हुए हैं, और यहां पे अब हम बात करेंगे अत्यधिक धीमी गति से, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्लोली, बहुत ही ज्यादा धीमे धीमे ये अभिक्रियाएं होती है। इन अभिक्रियाओं की यदि बात करें तो यहां पे साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, यह अभिक्रिया खत्म नहीं होगी। इसे ही क्या बोला जाता है, यहाँ पे अत्यधिक धीमी गति से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं। यदि हम बात करें यहाँ पे दो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल, पहला आप देखते ही हैं, लोहे पे जंग लगना, ठीक है, लोहे पे फटाफट तो जंग नहीं लग जाता, मान लीजिए आप कूलर लेकर के आए घर पे, ठीक है, गर्मियों में, और ऐसा तो है नहीं घर पे लाए और जंग लग गया, नया उसको बारिश में रखो, फिर धीरे 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 क्या होगा, जो वहां पे जो लोहा था अब उस पे जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हीरे को ग्रेफाइट में बदलने की। सर ये तो बदल जाएगा 1 से 2 साल में, भाई लेकिन जो हीरा रहेगा ना वो ग्रेफाइट में बदलने में अनंत समय यानी बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हीरा है वो भी कार्बन का अपर रूप है, और जो ग्रेफाइट है वो भी कार्बन का अपर रूप है, ठीक है जी। तो इस आधार पे हीरा ग्रेफाइट में बदल सकता है, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा धीमी गति से संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। क्या इतनी बात क्लियर है, दिमाग में बैठ गई, ठीक है। तो एक बार फटाफट से एक रट्टा लगा लेते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिएगा, अब बात करते हैं यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स की, हमने बात की थी रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसमें जो क्रियाविधि है यानी कि मैकेनिज्म है उनका हम अध्ययन करने वाले हैं। 3 भागों में वेग के आधार पे यहाँ पे विभाजित किया है। पहला भाग ध्यान दीजिएगा सब, अत्यधिक तीव्र गति से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं यानी तात्क्षणिक अभिक्रियाएं क्षण भर में समाप्त हो जाएगी, सामान्यतः आयनिक होती है, इनका वेग इतना अधिक होता है कि इन्हें सामान्य विधि द्वारा मापा नहीं जा सकता। अगली हम बात करते हैं, अगला पेश किया जाए, अगला क्या है, ये रहा मध्यम गति से संपन्न होने वाली अभिक्रिया। तो ये क्या है, आणविक होती है, टाइम लग जाता है थोड़ा सा। तो ये 2 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, ये तो याद रहेगा इसे एल्कोहल वाला, ठीक है, क्योंकि आगे भी ये काम आएगा। और तीसरा जो हमने पढ़ा है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा धीमी गति से संपन्न होने वाली अभिक्रिया। आप हीरे को ग्रेफाइट में चेंज कीजिए या फिर लोहे पे जंग लगाइए, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो जो ये यहाँ पे सब था ना, ये क्या था, एक परिचय है, ठीक है, जिससे आपका जो आने वाला पूरा चैप्टर है उसका एक बेस बन जाएगा। अगली क्लास में हम बात करेंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के बारे में, जो कि इस चैप्टर की जान रहेगा, ठीक है। तो अगली क्लास को मिस मत करिएगा, जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।